देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। तो देखो हम लोग लास्ट क्लास में जो है AS11 पढ़ रहे थे, क्योंकि हमें क्या बताता है अगर हम लोग फॉरेन कोई भी किसी तरीके का फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शंस करते हैं, यानी फॉरेन से कुछ लेते हैं या फॉरेन में कुछ बेचते हैं, जो भी हो, ठीक है, तो हमारा फॉरेन करेंसी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उसके लिए AS11 हमें क्या क्या बताए, जिसमें 3 पॉइंट हम लोगों ने देखा था। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी, ये 3 पॉइंट हमें पढ़ना है, जिसमें ये वाला हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं हुआ था, इस पे क्वेश्चन बाकी था, वो करते हैं। ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 था, ये मैंने तुम लोग को बोला था कि तुम लोग चाहो तो होमवर्क करके देख सकते हो, ठीक है। तो यही वाला देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोला है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये होमवर्क दिया था, ये homework। देखो इसमें क्या बोला है, एक्सप्लेन briefly the accounting treatment needed in the following cases as per AS11 as on 31st March 2001, ठीक है। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर बोला है कि explain briefly the accounting treatment needed in the following cases as per AS11 as on 31st March 2001, ठीक है। 31st March 2001 के अकॉर्डिंग AS11 में ये जो नीचे दो कंडीशन है, दो कंडीशन, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। पहला बोला है ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम उमेश 5 लाख। ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर का बैलेंस, डेटर का बैलेंस में यहाँ पर दिख रहा है अमाउंट रिसीवेबल फॉर from Umesh 5 lakh recorded at the prevailing exchange rate on the date of sales, ठीक है। ये जिस दिन सेल हुआ था उसी डेट पे ये रिकॉर्डेड है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड किया गया है $1.58.50 जब चल रहा था उस बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, अब इसके हिसाब से AS11 के हिसाब से इस चीज का हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। फिर उसके बाद हम लॉन्ग टर्म वाला भी पढ़ के बताते हैं। लॉन्ग टर्म लोन टेकन फ्रॉम यूएस कंपनी अमाउंटिंग टू 60 लाख, it was recorded at US $1.55.60 taking exchange rate prevailing at the date of transaction, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा हमें नीचे पैरा में देता तो अच्छा होता। ये बताया है कि $1 161.20 चल रहा था 31st मार्च 2001, ये हमें बताया। ये चीज जो है दोनों क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये जो डॉलर का रेट है, ये दोनों क्वेश्चन में अपने अपने ट्रांजैक्शन डेट पे दिया गया है कि जिस दिन लोन लिया गया उस दिन क्या डॉलर का रेट चल रहा था, और जिस दिन डेटर को सेल किया गया उस दिन डॉलर का रेट क्या चल रहा था, ठीक है। और उसके बाद हमें 31st मार्च का एक डेट बताया है जो कि क्लोजिंग डेट है। 31st मार्च 2001 जिस दिन ईयर एंड होता है उस दिन डॉलर का रेट क्या चल रहा था, हमें ये बताया। बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो हमें इसका ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही केसेस में फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि हमारा जो आइटम है वो मॉनिटरी आइटम है कि नॉन मॉनिटरी आइटम है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ता है। तो ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि इसका अमाउंट फिक्स्ड होता है। देखो हम लोगों ने लास्ट दिन सीखा था कि क्या मॉनिटरी आइटम होता है, क्या नॉन मॉनिटरी। तो जिसका वैल्यू पेएबल या रिसीवेबल हो वो फिक्स्ड होता है, वो मॉनिटरी। जैसे कि डेटर यानी ट्रेड रिसीवेबल, इसका आइटम, इसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। तो अगर एक्सचेंज रेट में किसी तरीके का डिफरेंस आता है, ठीक है, उसे हमें कहाँ
ट्रांसफर करना चाहिए। और यहाँ पर देखो रूल्स क्या बोला है कि दीज आर द आइटम्स विच आर रिसीवेबल और पेबल इन फिक्स्ड और डिटरमिनेबल अमाउंट ऑफ मनी। और इसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, यूज एक्सचेंज रेट एट द बैलेंस शीट डेट, क्लोजिंग डेट पे जो एक्सचेंज रेट है उस पे इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। और रिकॉर्ड करते हुए अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट भी हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा पीएल में, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट हमें पीएल में दिखाना पड़ता है। चलो तो हम लोग ये वाला पॉइंट को डील कर लेते हैं। इलास्ट्रेशन 8 में क्या होगा, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एक्सचेंज डिफरेंस है कि लॉस, कैसे पता करेंगे। तो हमें यहाँ पर ना जो डेटर का वैल्यू है वो 5 लाख बता दिया है, कितना डॉलर है वो नहीं बताया। और ये 5 लाख कितने डॉलर से बना है, 58.501 डॉलर के अकॉर्डिंग बना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं डेटर का अमाउंट, उमेश बोल के जो है उनका अमाउंट जो है, उमेश का जो अमाउंट है उनसे जो रिसीवेबल है वो है हम लोग का ₹5 लाख, ठीक है। और ये रिकॉर्ड कब हुआ होगा, क्योंकि ये मॉनिटरी आइटम है तो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ था स्पॉट रेट पे ही रिकॉर्ड हुआ होगा, जो कि हम लोग का था 58.50, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मुझे एक्सचेंज रेट का डिफरेंस पता करना है, अब जब हम लोग इसको 31 मार्च को रिकॉर्ड करेंगे तो हमें कौन से रेट पे रिकॉर्ड करना है, बैलेंस शीट डेट पे जो रेट चल रहा है उस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये हमें कौन बताता है, AS11। अभी अभी मैंने तुम लोग को वही चीज दिखाया, देखो लास्ट दिन तो हम लोगों ने वही सीखा था ना कि अगर हम लोग का मॉनिटरी आइटम है तो एक्सचेंज रेट बैलेंस शीट डेट वाला यूज करना है। बैलेंस शीट मतलब जिस दिन बैलेंस शीट क्लोज हो रहा है, यानी ये वाला यूज करना है, हमें इस पे रिकॉर्ड करना है। क्योंकि अभी तक हमारा इससे रिसीवेबल जो है रिसीव नहीं हुआ है, रिसीवेबल है तो इसका रिकॉर्डिंग मुझे इस पे करना है। तो मुझे एक्सचेंज डिफरेंस भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब रिकॉर्ड हुआ था तब एक्सचेंज रेट क्या था, ये जब रिकॉर्ड हुआ था तब एक्सचेंज रेट था $1 इक्वल टू 58.50। ऐसा मुझे क्वेश्चन बता रहा है, देखो जिस दिन रिकॉर्ड हुआ था, ये देखो बोल रहा है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड एट, ट्रांजैक्शन जिस दिन हुआ था वो इतने रेट पे रिकॉर्ड हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब जिस दिन $1 58.50 में था उस दिन 5 लाख का डेटर क्रिएट किया गया था। तो ये 5 लाख का डेटर का डॉलर वैल्यू क्या है ये बताओ, ट्रांजैक्शन वैल्यू इन, ट्रांजैक्शन वैल्यू इन डॉलर, इसका डॉलर वैल्यू क्या है बताओ। बचपन में काफी यूनिटरी मेथड किए हो उसी से बताना है, ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि AS11 का कुछ बताना है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन होता है। हाँ 8,547 आया है मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से। 8,547 $547। हाँ सही है। थैंक यू मैम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रांजैक्शन कैसे निकालोगे, सिंपल सा तरीका है। 58.50 का मतलब अगर $1 है तो 1 रुपीस का मतलब 1/58.50 डॉलर है, तो 5 लाख का मतलब कितना होगा, इसी से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। 5 लाख का, ये मेरा शायद 1 0 ज्यादा हो गया, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 58.50 ये होगा वैल्यू, सिंपल, ठीक है। तो वैसे करके ही हम लोग 5 लाख का डॉलर का वैल्यू निकालेंगे। अब डॉलर का वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमें एक्सचेंज डिफरेंस पता चले। तो ऊपर लिखना है 5 लाख, रुपीस नीचे चला जाएगा ₹58.50 पर डॉलर, ठीक है। तो ये रुपीस रुपीस कैंसिल आउट होकर डिवाइड करके जो आएगा वो डॉलर में आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोग का कितना हो रहा है, 5 लाख डिवाइडेड बाय 58.5, ये आ रहा है इतना 8547, ठीक है। 8547 अच्छा इतना 008 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये 0 1 लिख सकते हैं 8 में 1 ऐड करके, या फिर इतना जस्ट इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। अप्रोक्स इतना भी लिख सकते हैं, जैसा करना चाहो, ठीक है। अब यहाँ पर
ये इतने डॉलर का, इसका मतलब ट्रांजैक्शन हुआ है। अब हम लोग निकालेंगे एक्सचेंज डिफरेंस कितना हुआ, ठीक है। तो जब ट्रांजैक्शन हुआ तब डॉलर था 58.50, मतलब डॉलर और रुपीस का जो ट्रांजैक्शन था, और ये है 61.80 रिकॉर्डिंग डेट पे। तो पहले तो बड़ा वाला डिजिट लिखना पड़ेगा। 61.20 बैलेंस शीट डेट पे रिकॉर्डिंग का जो ये है अमाउंट है, और ये हो गया हम लोग का ट्रांजैक्शन। मतलब जब ट्रांजैक्शन हुआ था इतना था $1, अभी इतने में रिकॉर्ड करना है, तो हमारे लिए कितना एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है। तो पर डॉलर का एक्सचेंज डिफरेंस कुछ इतना आ रहा है, तो इतने डॉलर पे कितना आएगा, तो 8547 डॉलर से मल्टीप्लाई करने से ही पता चलेगा। तो देखते हैं कितना है। 61.2 माइनस 58.5, 2.7 इंटू 8547, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया 230769। तो हम इसको 77 कर लेते हैं अप्रॉक्स, ठीक है। मैंने इसको 77 कर लिया, पॉइंट को क्योंकि हम एलिमिनेट कर दिए इसीलिए, ठीक है। अब अगर मेरा डॉलर का रेट जो है, मतलब रुपीस जो है वो बढ़ गया है डॉलर के अकॉर्डिंग, पहले 58.50 था, अब 61.20 हो रहा है, तो इससे क्या हुआ, इससे मेरा डेटर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। डेटर के वैल्यू में ये वैल्यू मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो डेटर अकाउंट डेबिट एंट्री क्या होना चाहिए, डेटर अकाउंट डेबिट कितने से डेटर को बढ़ाएंगे, 23077 से बढ़ाएंगे, ठीक है। और 2 हो जाएगा एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस के कारण मेरा रिसीवेबल का अमाउंट और भी बढ़ गया, क्योंकि मुझे पहले इन उमें से $1 के बदले इतना मिलने वाला था, अभी $1 के बदले अगर इतना मिलेगा तो ऑब्वियसली मेरा रिसीवेबल अमाउंट बढ़ेगा, और अगर रिसीवेबल अमाउंट बढ़ेगा तो डेटर डेबिट होगा, तो डेटर डेबिट हो गया टू एक्सचेंज डिफरेंस। अब इस एक्सचेंज डिफरेंस को हमें स्टेटमेंट ऑफ पीएल में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट है तो पीएल में क्रेडिट कर देंगे। तो एक्सचेंज डिफरेंस मैंने शॉर्ट में लिख दिया अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर हो जाएगा पीएल अकाउंट, ठीक है। तो 23077 ये एंट्री हमें पास करना पड़ेगा। तो ये जो पहला पोर्शन था क्वेश्चन का, वो इस तरीके से हमें दिखाना था, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। लॉन्ग टर्म लोन लिया है, वो भी यूएस के कंपनी से 60 लाख का। जब लिया था तब डॉलर इतना चल रहा था, अभी क्लोजिंग रेट पे इतना चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लॉन्ग टर्म का क्या रूल्स है देखो। अगर मेरा लॉन्ग टर्म है तो उसका रूल्स क्या है, पहला बात है हम लोग का लोन का अमाउंट मॉनिटरी आइटम है, ठीक है, क्योंकि वो अमाउंट कभी चेंज नहीं होगा। तो हमें क्लोजिंग डेट पे जो रेट है उसको यूज करना है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए, ठीक है। ये सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का रूल्स है। तो पहली बार जब रिकॉर्ड करेंगे तो वो तो नॉर्मल जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट है उस पर रिकॉर्ड होता है। इसके बाद जब रिकॉर्ड करेंगे तो हमें सब्सिक्वेंट रिकॉर्डिंग पे हमें जो है क्लोजिंग रेट लेना होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, एक स्पेशल केस हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर उसका समरी दिखा देते हैं। ये देखो स्पेशल केस पैरा 46 से हम लोगों ने पढ़ा था, सिर्फ कंपनी के लिए होता है, वो भी ऑप्शनल होता है, और वो भी लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम। तो लोन हम लोग का मॉनिटरी आइटम है, क्वेश्चन खुद बता रहा है कि ये लॉन्ग टर्म लोन है। तो इस पे पैरा 46A भी अगर चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी होगा तो ही एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये हम लोग के लिए मतलब कंपनी के लिए ऑप्शनल होता है। जैसे ये जो यहाँ पर जिनके बारे में बताया है, लोन तो एक कंपनी से लिया गया, लेकिन लेने वाला भी कंपनी है कि नहीं उस पर डिपेंड करेगा ना, कि हम लोगों को ट्रीटमेंट में 46A अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो क्योंकि हमें यहाँ पर क्लियरली कुछ नहीं बताया गया है, तो हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, हर तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। हम बताते हैं, देखो कैसे हुआ। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इस केस में हमारा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अमाउंट ऑफ लोन लिखेंगे कितना है, फिर उसका डॉलर में जो है वैल्यू निकालेंगे। अमाउंट ऑफ लोन इन रुपीज 60 लाख, और ये जब लिया गया था तब एक्सचेंज रेट जो है चल रहा था ट्रांजैक्शन डेट पे, एक्सचेंज रेट $1 इक्वल टू 55.60, ठीक है।
अच्छा, अब क्योंकि ये मॉनिटरी आइटम है, क्योंकि लोन का अमाउंट जो पेबल अमाउंट है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा, तो क्योंकि ये मॉनिटरी आइटम है तो हमें इसे क्लोजिंग डेट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा जब हम लोग सब्सिक्वेंटली इसे रिकॉर्ड करना चाहेंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग रेट ये वाला है। अब जब क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक्सचेंज डिफरेंस अगर होता है, जो कि दिख रहा है, पहले 55.60 था, अभी 61.20 एक्सचेंज डिफरेंस हुआ, कितना बाद में वैल्यू बढ़ चुका है, तो बोलो इसमें मेरा लोन का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा? मतलब ये सिचुएशन अगर है तो जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे डेटर का वैल्यू बढ़ा था, तो बोलो लोन का अमाउंट 60 लाख से ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि ये 55.60 पे लिया था। मतलब अगर मान लो $1 लोन लिया था तो इतना हमें पे करना था, और अगर हमारा रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो रहा है तो $1 लोन लेने पे हमें 61.20 अभी रिटर्न बैक करना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून। तो हमें इतने पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली हमारा लोन का वैल्यू बढ़ जाएगा। चलो पहले हम लोग देखते हैं लोन का अमाउंट, लोन इन डॉलर कितना हो रहा है, ठीक है। तो लोन इन डॉलर कितना होगा? अगर $1 55.60 है तो 60 लाख का मतलब कितना डॉलर रहा होगा? तो 60 लाख डिवाइडेड बाई 55.60 पर डॉलर के हिसाब से लोन लिया गया था। अब ये डिवाइड करने से पता चलेगा। ये कुछ इतना आ रहा है, 107913 डॉलर, 107913.66 है। इसको 67 चाहो तो कर सकते हो, या फिर पॉइंट चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अब एक्सचेंज डिफरेंस कितना आ रहा है? एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है 61.20। ये सब्सिक्वेंट रिकॉर्डिंग डेट पे इतने पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जबकि लिया गया था 55.60 के अकॉर्डिंग। तो एक्सचेंज डिफरेंस जो भी आ रहा है टोटल इतने डॉलर पे कितना आएगा, ठीक है। वो तो ₹1 में एक्सचेंज डिफरेंस है, तो मतलब $1 पे डिफरेंस है, और फिर इतने डॉलर पे कितना डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का डिफरेंस आ रहा है 5.6 आएगा। देखो ये माइनस करने से 5.6 आएगा इनटू इतना, तो यहाँ से कर लेते 5.6 इनटू इतना, ये आ जाएगा हम लोग का 604316, ठीक है, 0.5, ठीक है। हम यहाँ पर पूरा ही लिख लेते हैं डायरेक्टली, $604, सॉरी ये रुपीज में आएगा, डॉलर की ये रुपीज में आएगा, ठीक है। हम लोग रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, एक्सचेंज डिफरेंस इतना है, $1 मतलब रुपीज इतना पर डॉलर है, ठीक है। तो इतना डॉलर में कितना रुपीज होगा? 604316.546 है, तो हम इसे 55 कर देते हैं, ठीक है। तो इतने का एक्सचेंज डिफरेंस आ गया। और देखो हम लोग का लोन का अमाउंट जो है इससे बढ़ गया, ठीक है। तो लोन का अमाउंट बढ़ गया, तो इसमें हम लोग एंट्री कैसे लिखेंगे? ये देखिए, लोन बढ़ने से लोन क्रेडिट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर डेटा को डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट 604316। ठीक है, ये हम लोग का लोन अकाउंट में एंट्री होगा। अब ये एक्सचेंज डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे? एक्सचेंज डिफरेंस को देखो, अगर इसको पीएल में हम लोग दे देते हैं तो देखो यहाँ पर हमें 2-3 रूल्स बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हम लोग का जो है इस पे 46A अप्लाई हो सकता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म आइटम है। हम लोगों ने ट्रेड रिसीवेबल में ऐसा क्यों नहीं आंसर दिया? बिकॉज वो लॉन्ग टर्म नहीं था, ठीक है। तो अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका हम जो है लिखवा देते हैं। देखो, द एक्सचेंज डिफरेंस ऑन लॉन्ग टर्म लोन ₹604316.55 may either be
चार्ज्ड टू पीएल और टू फॉरेन करेंसी monetary item translation difference account देखो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट मतलब ये वाला फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, ठीक है। तो वही लिखा है द एक्सचेंज डिफरेंस और लॉन्ग टर्म लोन में आइदर भी चार्ज टू पीएल। हम लोग इसको नॉर्मल जैसे पीएल में चार्ज करते हैं वैसे कर सकते हैं, मतलब इसके बाद का एंट्री हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस 604316.55 604316.55। ये तो नॉर्मल जो कंसेप्ट है वो हम लोग कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग एफसीएम आईटीडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। बट एक्सचेंज डिफरेंस ऑन डेटर ऑफ ₹23,007 is required to be transferred to पीएल ओनली। ये सिर्फ पीएल में ही जाएगा, क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वाला नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है तो जाएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा और भी मतलब एक फॉर्मेट में दिखा दे, देखो तुम लोग के समझने के लिए तुम लोग इसको लैंग्वेज ऐड करके बाद में लिख सकते हो। ये देखो, अगर मेरा लॉन्ग टर्म लोन था, क्योंकि क्वेश्चन मेरा लॉन्ग टर्म लोन पे था, तो अगर जिन्होंने लोन लिया है वो अगर कंपनी है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर वो नॉन कंपनी है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। अब हम ऐसे करके क्यों बता रहे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्लियर नहीं बताया है कि जिन्होंने ये लोन लिया है वो कंपनी थे या नहीं थे। अगर वो कंपनी है, अगर नहीं है तो सीधा बात है टू बी डेबिटेड टू पीएल, तो ये पीएल में डेबिट हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया। अगर इसको मानते हैं कि ये नॉन कंपनी है तो पीएल में डेबिट हो जाएगा क्योंकि लॉस हुआ, और अगर प्रॉफिट होता तो क्रेडिट हो जाता। अगर कंपनी है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, आइदर अप्लाई पैरा 46A, ठीक है, या फिर नॉट अप्लाई पैरा 46A, ठीक है। देखो लास्ट दिन जो जहां पर हम लोगों ने कंप्लीट किया था वहीं पर मैंने बता दिया था तुम लोगों को। देखो हमारे यहाँ पर स्पेशल केस, ये देखो समरी, पैरा 46A स्पेशल केस है जो सिर्फ कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, वो भी ऑप्शनल है, चाहे तो ले सकता है चाहे तो नहीं ले सकता है। और लेने पे किस आइटम पे होगा, ओनली लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम पे। तो लोन मॉनेटरी आइटम था, लॉन्ग टर्म था, तो एक्सचेंज डिफरेंस को क्या करेंगे, अगर फिक्स्ड एसेट से रिलेटेबल बात है तो नहीं, ये तो लोन था तो फिक्स्ड एसेट से तो नहीं है। अदर्स, अगर अदर्स है तो accumulated to FCMI TDA and amortize over the period। तो हमें क्या करना है, उस डिफरेंस को एक्यूमुलेट करना है इस अकाउंट में और उसको उस के लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग राइट ऑफ करते जाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर अप्लाई कर रहे हैं पैरा 46A तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड लॉस आया है जो हम लोग का, ये ट्रांसफर करना पड़ेगा टू FCMITDA। एफसी मतलब ये देखो एफसीएमआई, ये वाला फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट एंड amortize ओवर पीरियड, ठीक है। इस लोन का जितना टाइमिंग्स है, मतलब इस लोन का जितना लाइफ है उतने लाइफ में ये एमोटाइज होगा। मतलब ये जो वैल्यू देख रहे हो ना 6,43,116.55, ये कितने दिन में राइट ऑफ होगा, ये वाला लॉस जितना लोन का लाइफ है, लोन जब लिया गया था तब से लेके लोन जब रीपे होगा तब तक का टाइम पीरियड में ये राइट ऑफ होगा, ठीक है। ये जो ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ का मतलब ये। अगर नहीं एप्लीकेबल करना चाहते हैं 46 से, तो जो नॉन कंपनी करता है वही करना पड़ेगा, टू बी डेबिटेड टू पीएल, टू बी डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, ठीक है।
तो ये जो लास्ट दिन हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा था उसके बेसिस पे हो गया। हम फिर से एक बार बता देते हैं, क्वेश्चन में दो ट्रांजैक्शंस था, एक डेटर रिलेटेड था, एक हम लोग का जो है लॉन्ग टर्म लोन रिलेटेड था। तो डेटर का क्या है, डेटर क्योंकि एक मॉनिटरी आइटम है तो कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस जनरेट होता है वो हमारे पीएल में क्रेडिट या डेबिट होगा, वही हम लोगों ने देखा। तो एक्सचेंज डिफरेंस हमें पता करना था, तो हमें पर डॉलर का तो पता चल गया, लेकिन ओवरऑल टोटल डॉलर पे कितना है वो निकालने के लिए हमें जो अमाउंट रिसीवेबल अमाउंट यानी जो डेटर का अमाउंट था वो हम लोग को दिया हुआ था रुपीस में। तो हम लोगों ने उस पे पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस का डॉलर रेट लगा के उसको डॉलर में ट्रांसफर किया, फिर टोटल हम लोगों ने डिफरेंस निकाला जो कि हम लोग का बेनिफिट था। ठीक है, क्योंकि पहले मैंने डेटर को इतना मुझे मिलता, अभी डेटर से मुझे इतना मिलेगा क्योंकि मुझे क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड करने को मिलेगा। तो डेटर को बढ़ा दिया, एक्सचेंज डिफरेंस क्रेडिट हुआ और फिर उसको पीएल में ट्रांसफर कर दिया। फिर आया लोन जो कि लॉन्ग टर्म था। अब जैसे ही लॉन्ग टर्म लोन का बात आया तो वैसे ही हमें ये चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर कंपनी है तो 46 से एप्लीकेबल होगा, लेकिन ऑप्शनल है, करे करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे। और अगर नॉन कंपनी है तो पीएल में जाएगा। अगर कंपनी होके भी पैरा 46 ए को एबल नहीं करना चाहता है तो भी वो पीएल में जाएगा। और अगर एबल करना चाहता है तो जो भी लॉस है वो सारे एक्यूमुलेट करके एफसीएमआई टीडीए में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और उस लॉस को कैसे राइट ऑफ करेंगे, लोन का जितना लाइफ है, इस क्वेश्चन में लोन है तो लोन का जितना लाइफ है उतने लाइफ में उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया इसका सिस्टम। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ऐसा और एक क्वेश्चन देखते हैं जहां पर बताया है पैरा 46 ए लेने पे क्या होगा, पैरा 46 ए नहीं लेने पे क्या होगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर क्या बोला है। ए लिमिटेड हैज बोरोड यूएस डॉलर 10,000 इन फॉरेन करेंसी ऑन 1 अप्रैल 2001। तो ये क्या है, 1 अप्रैल 2001 में 10,000 यूएस डॉलर का जो है बोरिंग किया है ए लिमिटेड। तो कंपनी है, ये तो क्लियर हो गया भाई, ए लिमिटेड है तो कंपनी है। ठीक है, तो उन्होंने बोरो किया है एट 5% पर एनम एनुअल इंटरेस्ट एंड इक्विटी डेप्रिशिएबल एसेट। ठीक है, तो पहला बात है कंपनी है, दूसरा बात है क्या लिया है, लोन लिया है, और वो भी जो है डेप्रिशिएबल एसेट को खरीदने के लिए। द एक्सचेंज रेट एज अंडर, तो 1/4/2001 जिस दिन ये लोन लिया गया था, ठीक है, उस दिन का एक्सचेंज रेट था इतना, और ये क्लोजिंग डेट पे एक्सचेंज रेट बताया है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। हमें ये सारे केसेस पे जर्नल एंट्री पास करके दिखाना है। इन ऑल केसेस एज्यूम इंटरेस्ट एक्रूड ऑन 31 मार्च 2002। सारे केसेस में हमें ये मान के चलना है कि इंटरेस्ट इस डेट पे एक्रू होने वाला है एंड पेड ऑन द सेम डेट, मतलब एक्रू भी होगा, पेमेंट भी होगा। अच्छा, ऑप्शंस क्या क्या दिया है, ऑप्शन अंडर पैरा 46 ए इज नॉट अवेल्ड, मतलब ये कंपनी है तो ये इसके लिए ऑप्शन होता है कि पैरा 46 ए चाहे तो अवेल करे चाहे तो ना करे। तो पहले अगर ये कंपनी पैरा 46 ए अवेल नहीं करती है तो हमारा ट्रांजैक्शंस एंट्री क्या क्या होगा वो हमें करके दिखाना है। तो देखो अभी तो हम लोगों ने इसी पे डिस्कशन किया, तो तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, देखो कैसे होगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ऑप्शन अंडर 46A इज नॉट एबिल्ड। अगर एबिल्ड नहीं हो रहा है तो हम लोग का आंसर क्या होगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ए। हमें जर्नल एंट्री करने बोला है तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन करना चाहिए। इन द बुक्स ऑफ ए के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अच्छा सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या होगा, सबसे पहले तो लोन लिया जाएगा, क्योंकि हमें ऑल ट्रांजैक्शन दिखाने बोला है तो हम लोग लाइन बाय लाइन सारा दिखाएंगे। 1 अप्रैल 2001 का लोन लेने का एंट्री, 1 अप्रैल 2001 लोन लेने से एंट्री होता है बैंक टू लोन, तो हम लोग भी यहाँ पर वही लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और टू लोन को फॉरेन लोन लिखेंगे क्योंकि फॉरेन से ये लोन लिया गया है, टू फॉरेन लोन। ठीक है, अब अमाउंट कितने में रिकॉर्ड करना चाहिए, हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे जब रिकॉर्ड करेंगे तो पहले दिन ही मैंने बताया था
कि AS11 का रेलिवेंस इसीलिए आता है क्योंकि हमारा बाकी सारे ट्रांजैक्शन इंडिया में हो रहा है, तो हमारे पास रुपीस का करेंसी भी है। अब ये डॉलर में ले लिया तो ये भी है, लेकिन हम लोग को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो तो किसी एक ही करेंसी में बनाना है। तुम लोग इंडिया में है तो इंडियन करेंसी में बनाएंगे, तो फॉरेन करेंसी में कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उससे मुझे इंडियन करेंसी में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोन कितने का लिया गया है? $10,000 का। जब लिया गया था तब $1.48 था, ठीक है। तो $10,000 मतलब जितना होगा वही मेरा लोन का अमाउंट होगा। तो लोन कितने का लिया गया? $10,000 का लिया गया, लेकिन मुझे इसको रिकॉर्ड करना है रुपीस में। तो कैसे करें? जिस दिन लोन लिए थे $1.48 का चल रहा था, तो $10,000 कितने का चलेगा? 4,80,000। ये हम लोगों ने लोन लेने का एंट्री कर दिया, ठीक है। अब ईयर एंड आ रहा होगा, ईयर एंड आने पे हमें दो एंट्री यहाँ पर करना पड़ेगा। एक तो एंट्री फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। 31 मार्च को हर दिन इंटरेस्ट पे होता है हर बार, तो हमें 31 मार्च 2002 का इंटरेस्ट का एंट्री करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का एंट्री क्या होता है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, क्योंकि पेमेंट भी होगा बोल रहा है। अब इंटरेस्ट को कभी कभी हम लोग जो है फाइनेंस कॉस्ट भी लिख सकते हैं, तो तुम लोग चाहो तो इंटरेस्ट भी लिख सकते हो या फिर चाहो तो फाइनेंस कॉस्ट भी लिख सकते हो। ये भी लिखा जाता है, एक ही बात है। फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू यहाँ पर हो जाएगा बैंक। इंटरेस्ट पेमेंट का जो एंट्री होता है वही किया। अब बोलो इंटरेस्ट कितना होगा, बता सकते हो? इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा रुपीस में बताना है। लोन कितना था? $10,000, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना है वो भी बता दिया, 5% पर एनम। तो मुझे बताओ कि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा। हाँ रेखा बोलो। 2500 इंटरेस्ट होगा, 25,500। हाँ 25,500। ये देखो $10,000, ठीक है, इंटू 5%। ये करने से इंटू 1 ईयर या फिर 12/12, ये करने से आंसर मेरा डॉलर में आएगा। मुझे इसको रुपीस में ट्रांसफर करना है। अब ये तो आंसर मेरा डॉलर में आएगा, मुझे अगर रुपीस में ट्रांसफर करना है तो यहाँ पर रेट कौन सा लगाएंगे? ये क्लोजिंग डेट पे हो रहा है, तो मुझे ये वाला लगाना चाहिए कि ये वाला लगाना चाहिए? बोलो। मतलब 25,500 कैसे आया वही तो बताना है। लोन मेरा मॉनिटरी आइटम है। मॉनिटरी आइटम का रिकॉर्डिंग जो है, सब्सिक्वेंट रिकॉर्डिंग जो है वो हम लोग का जिस दिन ईयर एंड होता है, जो क्लोजिंग डेट पे रेट है उस पे होगा। ये देखो वो तो रूल्स लिखवाया हुआ है। फिर 25,500 कैसे आया वो तो बताना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों का कि लिखा हुआ है, अगर मेरा कोई मॉनिटरी आइटम है तो एक्सचेंज रेट क्या होगा? बैलेंस शीट डेट का रेट लेना है जब हम लोग इसको दोबारा से रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन यहाँ पर दोबारा तो नहीं, फर्स्ट टाइम ही इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन डेट पे होना चाहिए। तो जब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तब तो रेट 51.10 चल रहा है, तो इंटरेस्ट रेट के लिए तो स्पॉट रेट यानी ट्रांजैक्शन रेट 51 हो रहा है। जब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तब तो मेरा डॉलर पर रुपीस 51 करके चल रहा है, पर डॉलर 51 रुपीस करके चल रहा है, तो इंटू 51 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 51 होगा तो ही हम लोग का जो रेट बोल रहे हो वो आना चाहिए। 10,000 इंटू 5% इंटू 12/12, 1 ईयर का इंटू 51, तो 25,500 इस तरीके से आएगा। अगर इस पे गलती से भी 48 लगाते हो तो गलत हो गया। उसका रीजन ये है कि इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन डेट कौन सा है? 31 मार्च। उस दिन को इसका डॉलर का रेट क्या चल रहा था? $1.51, तो 51 करके हम लोग पे करेंगे। फिर आ गया 31 मार्च 2002। फिर से अब हमें क्या करना है? जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है उसको हमें रिकॉर्ड करना है कहां पर? पीएल में, क्योंकि हम लोग पैरा 46A नहीं अवेल कर रहे हैं। तो अब एक्सचेंज डिफरेंस में हमारा जो एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है वो लॉस है कि प्रॉफिट, कैसे पता करोगे? तो देखो, जब बैलेंस शीट का क्लोजिंग डेट आता है उस दिन पे हमें सब्सिक्वेंटली जो है रिकॉर्ड करना पड़ता है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। देखो, जिस दिन क्लोजिंग डेट है उस दिन पे हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। मॉनिटरी आइटम है ना, तो क्लोजिंग डेट पे रेट
क्लोजिंग डेट पे रेट जो था वो है 51 रुपीज 51.00 पर डॉलर। $1 इतना चल रहा था। हम लोग अपने लोन को फिर से सब्सिक्वेंटली रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि लोन तो अभी रीपे नहीं हो रहा है, तो इसको फिर से रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग एक्सचेंज डिफरेंस देखेंगे। तो बोलो, जो वैल्यू मेरा पहले 48 रुपीज का था अभी वो 51 हो गया। मतलब अगर मैंने $1 का भी लोन लिया था तब मेरा 48 था, अभी वही मेरा लोन का वैल्यू 51 हो गया। तो मेरा एक्सचेंज डिफरेंस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? एक्सचेंज डिफरेंस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? मैम लॉस हुआ है क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ गया। हाँ, तो लॉस हुआ। लोन है तो लॉस होगा, अगर मेरा पेबल है तो लॉस होगा, अगर रिसीवेबल है तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेम इस तरीके से लिखना है तुम लोग को, ये जैसे यहाँ लिखा था। ये देखो, एक्सचेंज डिफरेंस टू लोन अकाउंट, मेरा लोन का वैल्यू बढ़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन अकाउंट। कितना डिफरेंस हुआ? सिंपल सा बात है, 51 हो गया ईयर एंड पे, जो कि पहले 48 था, इनटू ये तो $1 पे डिफरेंस दिख रहा है, हमें कितने डॉलर पे निकालना है? $10,000 का लोन था तो उस पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 30,000। ठीक है, 30,000 का एक्सचेंज डिफरेंस होगा। ठीक है, और ये एक्सचेंज डिफरेंस को हम लोग पीएल में दिखाएंगे। तो 31 मार्च 2002 को हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस हुआ, लोन का अमाउंट बढ़ गया, टू एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट 30,000। हम लोग को एंट्री करने बोला था, हम लोगों ने एंट्री कर दिया। ठीक है, क्योंकि 46 से हम लोग एवेल नहीं कर रहे, तो एक्सचेंज लॉस को हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? लॉस के हिसाब से पीएल में दिखा देंगे। हो गया। देखो, ये क्वेश्चन करने से सारा कंसेप्ट ही और भी क्लियर हो जाएगा, और वैसे भी हम लोगों ने पहले दिन भी ये चीज किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है उसमें बोला है कि ऑप्शन अंडर 46A इज एबल्ड। तो ऑप्शन अंडर 46A इज एबल्ड। अगर हम लोग 46A को एबल कर रहे हैं तो हमारा कैसे एंट्री होना चाहिए? तो ये हो गया डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, सेम क्वेश्चन पे दिया है। तो सबसे पहले तो लोन लेंगे 1 अप्रैल 2001 को। लोन लेने का एंट्री जो ये लिखे हो वही लिखना है, बैंक टू फॉरेन, बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन। कितना हो जाएगा? $10,000 इंटू 48। अब यहाँ पर देखना क्या है, कब कौन सा रेट लेना है? तो 48 लेंगे, बिकॉज जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है उस डेट यानी स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड होता है। यही हम लोग का AS11 का पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, 4,80,000। अच्छा, अब जैसे ही 31 मार्च 2002 आया तो हमें पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो उसका एंट्री होगा फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, या फिर इंटरेस्ट चाहो तो वो भी लिख सकते हैं, टू बैंक, पेमेंट हो जा रहा है। अच्छा, अब हम लोग अपना लोन का $10,000 लेंगे। ठीक है, और उस पे इंटरेस्ट रेट 5% लगाएंगे, 1 ईयर का हो रहा है, इनटू यहाँ पर मुझे रुपीज में एंट्री करना है, तो मुझे कौन सा एक्सचेंज रेट लेना चाहिए? 48 क्या 51 लेना चाहिए? क्योंकि देखो ये मेरा इंटरेस्ट पहली बार रिकॉर्ड हो रहा है, तो जिस दिन ट्रांजैक्शन होगा उस रेट पे रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इंटरेस्ट ईयर एंड में दे रहे हैं तो उस दिन डॉलर का रेट $1.51 करके, सॉरी $1.51 करके चल रहा था, तो इतना हो जाएगा। तो वही 25,500 का हम लोग इंटरेस्ट पे कर दिए, लेकिन अभी तक लोन रीपे नहीं हुआ है। तो 31 मार्च 2002 को हमें देखना पड़ेगा। अगर हम लोग सब्सिक्वेंट एंट्री कर रहे हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि एक्सचेंज डिफरेंस कितना हुआ। ठीक है, तो सेम यही वाला एंट्री होगा, एक्सचेंज डिफरेंस टू फॉरेन लोन। यहाँ पर लिख देते हैं एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन।
क्योंकि हम लोग का इसमें लॉस है, लॉस होने से लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा। कितने का लॉस है पर रुपीज में? 51 माइनस 48 करने से ही पता चलेगा। 51 माइनस 48 इंटू $10,000, तो 30,000 का लॉस। ठीक है, अब लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने इस लॉस को ट्रांसफर कर दिया था कहां पर? अपने पीएल में, क्योंकि पैरा 46 से एवेल नहीं कर रहे थे। अब कंपनी पैरा 46 से एवेल करना चाहती है, तो रूल्स क्या है? ऑप्शनल है। हमें यहाँ पर बोला है कंपनी एवेल कर रही है, ठीक है। तो अगर एवेल कर रही है तो पहले चेक करेंगे लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम में ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं। हमें तो क्वेश्चन बता ही दिया, करना पड़ेगा। फिर भी तुम लोग देख लो, लोन लिया गया है 1 अप्रैल को, 31 मार्च बीत चुका है, 1 साल, फिर भी लोन रीपे नहीं हुआ है, तो लॉन्ग टर्म मॉनिटरी आइटम तो बन गया। ठीक है, अब एक्सचेंज डिफरेंस आया है, हाँ आया है। अब इसको हम लोगों ने इस लोन के पैसे को क्या किया है? क्या रिलेटेड टू डेप्रिसिएबल एसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है इन्होंने एक डेप्रिसिएबल एसेट लिया है। तो अगर डेप्रिसिएबल एसेट लिया है तो एडजस्ट विथ कॉस्ट ऑफ एसेट, तो हमारा जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा उसे एसेट के कॉस्ट में हमें एडजस्ट करना है। अगर मेरा लॉस है तो एसेट के कॉस्ट में उस लॉस को क्या करना पड़ेगा? उस लॉस के वजह से मेरा एसेट का कॉस्ट और भी बढ़ जाएगा। और अगर मेरा प्रॉफिट है तो एसेट की कॉस्ट को हम कम कर देंगे। मतलब सीधा सा बात है, मेरा जो एसेट है वो मान लो कि मैंने इतने का ही लिया होगा जितने का लोन लिया, 4,80,000। अब मेरा एक्सचेंज डिफरेंस बढ़ गया, मतलब क्या हुआ? मेरा जो एसेट का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर मेरा एक्सचेंज डिफरेंस बढ़ा तो मेरे एसेट का वैल्यू भी क्या हो गया? जो 4,80,000 का दिख रहा था, क्योंकि वो 48 की जगह 51 में रिकॉर्ड होने वाला है, तो एसेट का वैल्यू बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, एसेट को यहाँ पर बोलेंगे पीपीई। ठीक है, फिक्स्ड एसेट को बोला जाता है पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये तुम लोग जो है 12 में भी पढ़े होंगे, क्योंकि अभी बहुत दिनों से ये चल रहा है, ये नया नहीं है। पीपीई बोला जाता है फिक्स्ड एसेट को। तो पीपीई अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, मतलब टू एक्सचेंज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 30,000। तो एक्सचेंज डिफरेंस के वजह से मेरा एसेट का वैल्यू बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? सीधा सा बात है, जो एसेट मुझे 48 में रिकॉर्ड करना था वो मुझे अभी 51 में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि डॉलर का वैल्यू जो है रुपीस के हिसाब से चेंज हुआ है, चेंज होके बढ़ा है। तो फिर मेरा एसेट का वैल्यू भी 48 से 51 होगा, यानी ऐड ऑन करना है। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट में ऐड ऑन करना है, 30,000 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री होगा। तो इस केस में क्योंकि पैरा 46 से एवेल हो रहा है, तो एक्सचेंज लॉस को हम लोग पीपीई में कैपिटलाइज्ड कर देंगे। ठीक है, और ये जो है हम लोग, ये पीपीई जो है वो हम लोग इनडायरेक्टली रिकॉग्नाइज करेंगे पीएल में, जब हम लोग इसका डेप्रिशिएशन, मतलब देखो इसमें और एक पॉइंट भी लिख सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर ये देखो, ये लिख देते हैं इन दिस केस, थोड़ा सा समझाने के लिए एक पॉइंट। द ऑप्शन अंडर पैरा 46A is available. So the exchange loss या फिर एक्सचेंज डिफरेंस ऑफ ₹30,000 इज कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड का मतलब एसेट के वैल्यू में ऐड करना। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड हुआ, कैपिटलाइज्ड इन पीपीई कॉस्ट, इन पीपीई कॉस्ट, पीपी के कॉस्ट में ये कैपिटलाइज्ड हुआ, which will indirectly, ये पॉइंट हम समझा देंगे जो लिख रहे हैं अभी, indirectly get recognized in PL account by way of increased depreciation over the remaining useful life of asset। देखो सिंपल हम पढ़ के बता देते क्या लिखा है मैंने यहाँ पर लिखा है कि इन दिस केस ऑप्शन अंडर पैरा 46 से एवेल, इस क्वेश्चन को हमें पैरा 46 से एवेल किया जा रहा है, इस बेसिस पे बनाना है। तो जो एक्सचेंज डिफरेंस आया वो हम लोग एसेट के वैल्यू में कैपिटलाइज करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज पैरा 46 से हमें बोल रहा है कि पैरा 46 से बोल रहा है कि अगर एक्सचेंज डिफरेंस रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट है
तो कैपिटलाइज्ड करना है एसेट के वैल्यू में। अब डिपेंड करता है, अगर एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो ऐड होगा, एसेट का वैल्यू अगर कम हो गया तो लेस होगा। तो यहाँ पर क्योंकि बढ़ा है तो मैंने लिख दिया कैपिटलाइज्ड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बोला है, देखो कैपिटलाइज जैसे ही करेंगे हम लोग का एसेट का वैल्यू 4,80,000 से एड ऑन होके 4,80,000 प्लस 30 हो जाएगा। मतलब एसेट का वैल्यू कितना दिखेगा, 4,80,000 था, अब उस पे और 30,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5,10,000 लगभग, ठीक है। ये हम लोग का अमाउंट हो जाएगा। तो बोल रहा है विच विल इनडायरेक्टली, ये 30,000 इनडायरेक्टली क्या होगा, गेट रिकॉग्नाइज्ड। ये कैसे रिकॉग्नाइज्ड होगा, इन पीएल, ये पीएल में भी रिकॉर्ड होगा। कैसे, बाय वे ऑफ इंक्रीज डिप्रिशिएशन। हम लोग 4,80,000 पे डिप्रिशिएशन लगाने वाले थे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का एक्सचेंज डिफरेंस के कारण एसेट का वैल्यू और भी 30,000 से बढ़ गया, तो अभी हम लोग इस 30,000 को इसके वैल्यू पे ऐड कर रहे हैं, तो टोटल वैल्यू पे डिप्रिशिएशन लगाएंगे। तो उस केस में हमारा 30,000 पे भी डिप्रिशिएशन कवर हो रहा है और डिप्रिशिएशन पीएल में चार्ज होता है। तो बोल रहा है कि ये 30,000 इनडायरेक्टली पीएल में भी चला जाएगा क्योंकि ये डिप्रिशिएबल एसेट है। तो 30,000 पे भी तो ऐड होने के बाद डिप्रिशिएशन चार्ज होगा। तो वही बोला है विच विल इनडायरेक्टली गेट रिकॉग्नाइज्ड इन पीएल अकाउंट बाय वे ऑफ इंक्रीज डिप्रिशिएशन ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। जितना अभी और टाइम बाकी है, जैसे देखो पहले साल तो 4,80,000 पे ही लगेगा, नेक्स्ट ईयर से 4,80,000 का एसेट 5,10,000 दिखेगा, तो नेक्स्ट ईयर से 5,10,000 के ऊपर डिप्रिशिएशन लगेगा, यानी 30,000 पे भी लग रहा है। और ये डिप्रिशिएशन हमेशा पीएल में क्लोज होता है, तो बोल रहा है वो इनडायरेक्टली पीएल में भी रिकॉर्ड होते जाएगा, ठीक है। तो पैरा 46A एबल करने से ये सिचुएशंस होगा। फिर क्या बोला है, the loan was taken to finance the operations of the entity and not to procure a depreciable asset। अगर ये कंपनी ने जो लोन लिया है वो डिप्रिशिएबल एसेट खरीदने के लिए नहीं लिया है, यानी अदर देन डिप्रिशिएबल एसेट का अगर बात है तो लॉन्ग टर्म पे ही, लॉन्ग टर्म मॉनिटरी आइटम, क्योंकि लोन है मॉनिटरी आइटम, क्योंकि एक साल हो गया पे नहीं हुआ, तो लॉन्ग टर्म मॉनिटरी आइटम। तो उस केस में पैरा 46 से एबल हो भी सकता है, कर भी सकता है, कंपनी नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से करके दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, जैसे 46 से हमें एबल करने बोला है, देख लेते। तो यहाँ तो बोला नहीं है कुछ, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से बता देते हैं। अगर 46 से एबल होगा तो आंसर क्या होगा, 46 से एबल, अगर इसमें 46 से एबल होगा तो क्या आंसर होगा। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2001 में लोन लेना पड़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन का एंट्री कैसे होगा, $10,000 का लोन लिया है, लेकिन हमें रिकॉर्डिंग रुपीज में करना है, तो ₹48 उस दिन का ट्रांजैक्शन रेट था, तो 4,80,000 का लोन जो है लिया गया है। फिर 31 मार्च 2002 को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट जो लिखना चाहो, फाइनेंस कॉस्ट या फिर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस दिन लोन का इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो कितना लोन का इंटरेस्ट होगा, लोन कितने का है, $10,000 का है, इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम है, टाइम 1 ईयर हो चुका है, लेकिन मुझे रुपीस में रिकॉर्ड करना है। जिस दिन इंटरेस्ट पे हो रहा है उस दिन रुपीस था 51 पर डॉलर के अकॉर्डिंग 25,500, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो हम अमाउंट को और कैलकुलेट क्यों करें, हम देख देख के लिख दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग जब अपने लोन को फिर से बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो हम लोग को दिख रहा है एक्सचेंज डिफरेंस है, ठीक है। तो एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, देखो हम लोग का लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा। यहां तक सभी जगह पे तुम लोग को सेम एंट्री मिलेगा, एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन, $30,000। ये कैसे कैलकुलेट हुआ, जैसे अब तक होते आ रहा है, 51 माइनस 48 इंटू $10,000, ठीक है। इस तरीके से रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, अगर पैरा 46 से एबल हो रहा है, अब देखो जो नोट्स लिखवाए वहां पर चलते हैं। अगर पैरा 46 से एबल हो रहा है, लेकिन ये रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन बताया है कि नॉट प्रोक्योर फॉर अ डेप्रिशिएबल एसेट, तो अदर है। अदर है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
जो भी लॉस है उसे एक्यूमुलेट करके FCMI अकाउंट में ट्रांसफर करना है, उसके बाद वो धीरे धीरे एमोटाइज करना है। तो चलो उस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, 31 मार्च 2002 FCMITDA, ठीक है, पूरा नाम मैंने ले लिखा, वो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांजैक्शंस डिफरेंस अकाउंट, ठीक है। ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट डेबिट 30,000, इसमें डेबिट कर देंगे क्योंकि हमारा लॉस जनरेट हो रहा है। क्यों लॉस जनरेट हो रहा है देख लो, क्योंकि मेरा लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो लॉस जनरेट हो रहा है। टू यहाँ पर एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट 30,000, ठीक है। तो क्योंकि हम लोगों ने पैरा 46 से अवेल किया है तो एक्सचेंज लॉस 30,000 जो है वो हम लोग एक्यूमुलेट कर देंगे FCMITD अकाउंट में, और बाद में ये धीरे धीरे जो है क्या होगा, लोन का जितने साल का लोन होगा उतने साल में ये 30,000 राइट ऑफ होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो नीचे, इन दिस केस सिंस द ऑप्शन अंडर para 46A is availed, the exchange loss of rupees 30,000 is accumulated in FCMITD अकाउंट, ठीक है। ये ए फॉर अकाउंट होता है तो ये ए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अकाउंट लिखा है। अकाउंट विच विल amortized over the tenure of the लोन। लोन का जो लाइफ है उतने टाइम पीरियड में ये जो है एमोटाइज्ड होता जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग पैरा 46A जो है वो अवेल कर रहे हैं, लेकिन इसी में ही अगर इसी पॉइंट में अगर हम लोग पैरा 46A को अवेल नहीं करते हैं तो क्या होगा, वो तो हमारा ये आंसर हमें बता ही रहा है। पहला आंसर जो हम लोगों ने दिया उसमें तो हम लोगों ने पैरा 46A अवेल नहीं होने से क्या होगा उसी पे दिया। लेकिन हाँ एक बात है, यहाँ पर हम लोगों ने माना था कि डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट है, यहाँ पर अगर डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट नहीं होता है तो भी हम लोग का सेम ही आंसर होगा, ठीक है। तब हम लोग का क्या होगा, सिर्फ इतना लिखना है कि एक्सचेंज डिफरेंस जो है ये वाला 30,000 ये तो ऐसा रहेगा, लेकिन ये जो है ये FCMITDA में नहीं जाके जो है PL में चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो, इफ पैरा 46A इज नॉट एबल and not and the loan is not taken to procure any fixed asset, to procure a depreciable asset, then the exchange difference is transferred to स्टेटमेंट ऑफ PL यानी PL, ठीक है। तो अगर पैरा 46 से अवेल नहीं करते हैं और ये लोन हम लोग कोई डेप्रिशिएबल एसेट को परचेस करने के लिए नहीं लिए हैं तो फिर हमें क्या करना है, एक्सचेंज डिफरेंस की जो लॉस है उसको PL में ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो फिर हम लोग का आंसर ऐसा होना चाहिए। देखो फिर हम लोगों ने जो पैरा 46A लास्ट दिन जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था उस पे आज हम लोगों ने दो काफी अच्छा क्वेश्चन किया जिससे तुम लोग को पूरा क्लैरिटी होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 किया और एक इलास्ट्रेशन 9 किया है, ठीक है। तो इससे देखो हम लोग का ये जो है, अच्छा और एक इस पे क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं, फिर इसके बाद नया टॉपिक सीखेंगे। चलो और एक क्वेश्चन यहाँ पर
और एक क्वेश्चन कौन सा वाला है, 5 नंबर भी नहीं है, 6 नंबर भी नहीं है, 8th नंबर है, 8th नंबर वाला क्वेश्चन, मतलब इलास्ट्रेशन 8, इसके जस्ट पहले वाला। देखो यहाँ पर क्या बोला है, बोला है कि ए लिमिटेड परचेज फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग 3000 लाख ऑन 1st Jan 2001 एंड द सेम वाज फुल्ली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन करेंसी लोन यूएस डॉलर पेएबल इन 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। बोल रहा है कि हम लोग को एक फिक्स्ड एसेट का जरूरत था जिसका इंडियन करेंसी में जो वैल्यू है वो है 3000 लाख, और वो परचेज किया गया है 1/1/2001 को, और उसी दिन इस फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए एक जो है लोन लिया गया है, ठीक है, फॉरेन से, जिसका वैल्यू यूएस डॉलर में है। कितना बताया है, अच्छा वो तो कुछ नहीं बताया है, हमें बोला यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस 3000 लाख को फाइनेंस करने के लिए लोन लिया था। एक्सचेंज रेट तब चल रहा था $1.40 एंड 48.50 as on 1/1/2001 and 31st December 2001। अच्छा, ये रेट 1/1/2002 था और ये रेट हम लोग का 31st December 2001 को है, ठीक है। Respectively, first installment was paid on 31st December 2001. The entire difference in foreign exchange has been capitalized. बोल रहा है कि जो भी foreign exchange difference है उसे capitalized करना है, मतलब एसेट के वैल्यू पे ऐड करना है। तो इससे ये क्लियरली पता चल रहा है कि पैरा 46A जो है, इन्होंने इस ऑप्शंस को अवेल किया है, तभी तो एसेट को मतलब एक्सचेंज डिफरेंस को कैपिटलाइज्ड किया गया है। हमें यहाँ पर क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ दिस ट्रांजैक्शन वुड बी अकाउंटेड फॉर। हमें इसका ट्रांजैक्शन कैसे होगा वो बताना है। तो पहला बात है कि हम लोगों ने 3 लाख का एसेट लेने के लिए फॉरेन से लोन लिया। जब लोन लिया था, क्योंकि जिस दिन एसेट खरीदा उसी दिन हम लोगों ने लोन लिया, एंड द सेम वाज फुल्ली फाइनेंस्ड, इतने लोन से, तो उसी दिन लोन लिया। तो मुझे बोल सकते हो हम लोगों ने कितने डॉलर का लोन लिया होगा, क्योंकि जिस दिन हम लोगों ने एसेट खरीदा या फिर जिस दिन हम लोगों ने लोन लिया वो दोनों ही डेट ये वाला है, उस डेट पे हमारा डॉलर का वैल्यू ये चल रहा था। तो मुझे ये बताओ कि हम लोगों ने कितने डॉलर का लोन लिया होगा। बोलो कितने डॉलर का लोन लिया। मुझे 75 हाँ बोलो। 75 lakhs। है ठीक, 75 लाख डॉलर का लोन लिया है, ठीक है। नॉर्मल सा बात है कि जब मैंने लोन लिया तब $1.40 का चल रहा था, तो मुझे 3000 लाख का लोन लेना पड़ा, क्योंकि मैंने लोन ही लिया है उस एसेट को खरीदने के लिए। तो 3000 लाख का लोन लेना है, और अगर $40 का लोन लेना है, समझो अगर $40 का लोन लेना है तो $1 लोन मिलेगा। लेकिन मुझे तो 3000 लाख का लोन लेना है, तो कितने डॉलर का लोन चाहिए। तो इसका मतलब सीधा बात है, अगर 40 इक्वल टू $1 है तो 1 इक्वल टू 1/40, और ये हो गया 3000 लाख इक्वल टू कितना होगा, जैसे हम लोगों ने पहले किया। तो हम लोग को पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि हम लोगों ने कितने डॉलर का लोन लिया। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं कितने डॉलर का लोन लिया। क्वेश्चन नंबर इलास्ट्रेशन 8, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉरेन करेंसी लोन, ₹3000 lakh डिवाइडेड बाय ₹40 पर डॉलर, यानी ₹75, सॉरी रुपीज नहीं, 75 लाख डॉलर, डॉलर 75। तो ऐसे लिखते हैं 75 लाख यूएस डॉलर, यूएसडी, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने इतने का लोन लिया, कैसे पता चला वो तो हमें क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर को पे हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने लोन लिया उसके बाद, अब हम लोग जब लोन का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने जा रहे हैं, तो हम लोग का एक्सचेंज डिफरेंस है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। अब 31 दिसंबर देखो, 1/1/2001 को लोन लिया गया, ठीक है। ईयर एंड होता है 31
ये रेट भी हमें 31 दिसंबर का बताया। अच्छा, फिर 31 दिसंबर को ही इनका ईयर एंड होता होगा, ठीक है। ये 1 होगा, ठीक है। और पहला इंस्टॉलमेंट इसी दिन को पे हुआ, तो इस दिन जो ट्रांजैक्शन जो डेट है उसी दिन के हिसाब से इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और हमें एक्सचेंज डिफरेंस भी देखना पड़ेगा। जब लिया था तब $1 चल रहा था 40 रुपीज, इस डेट पे $1 चल रहा है 42.50। तो मैंने तो लोन लिया था, तो मुझे लोन मिला था $1.40 के हिसाब से। अभी मेरा $1.42.50 हो रहा है, तो मेरा जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो मेरा लॉस हो रहा है। कितना लॉस होगा? 42.50 पर डॉलर पे 2.50। तो चलो हम पहले एक्सचेंज डिफरेंस निकाल के दिखाते हैं कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्सचेंज डिफरेंस इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? 42.50 माइनस 40 इंटू 75 लाख डॉलर। ये तो रुपीज इतना पर डॉलर हो गया, तो ये हो गया 75 लाख USD, ठीक है। तो ये कितना होता है देख लेते हैं। 2.5 इंटू 75 लाख मतलब 187.5 लाख। ये क्या किस में आंसर आया? रुपीस में। हमारा इतना एक्सचेंज डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर हम लोग का 187.50, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है एक्सचेंज लॉस ऑन, ये क्या बता रहा है? एक्सचेंज लॉस, एक्सचेंज लॉस ऑन पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसको ऐसे लिखो, इंक्लूडिंग। क्यों बताते हैं देखिए, ये जो इसको चाहो तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, इंक्लूडिंग एक्सचेंज डिफरेंस ऑफ ऑन पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो देखो हम लोगों ने देखा कि लोन जब लिया था तब इतना, लोन जब रीपे करने गए तब इतना, लोन जब लिया इतना, तो हमारा लोन का वैल्यू इतने से बढ़ जाएगा। तो लोन का वैल्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में भी हमारा लॉस होगा। तो ये तो मैंने टोटल लॉस निकाला है, ठीक है, कि 75 लाख के डॉलर में टोटल लॉस कितना है, ठीक है। तो यही इसमें मेरा जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट का लॉस भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो देयरफॉर entire loss due to exchange difference amounting rupees 187.50 lakh should be charged to PL account। ये हमारा पूरा PL अकाउंट में चले जाना चाहिए, ठीक है। ये हमारा पूरा PL अकाउंट में चले जाना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर देखो बोला नहीं है कि इन्होंने पैरा 46A अवेल किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो हम लोग ये जो लॉस है इसको हम लोग आराम से PL में चार्ज कर सकते हैं, ये तो हमारे पास ऑप्शन होता ही है। और अगर पैरा 46A अप्लाई करेंगे तो फिर अलग होगा, ठीक है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ द ट्रांजैक्शन वुड बी अकाउंटेड फॉर। तो मैंने को बता दिया कि जो लॉस हुआ PL में जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पर सोल्यूशन को ले रखा है, तो इसमें कुछ स्टार्टिंग में हमें लिखा है, क्योंकि इसका आंसर हमारा केस स्टडी टाइप होता है, तो हमें इसका आंसर कैसे देना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो लिखा है पढ़ के बता देते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, देखो एज पर AS 11 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, इस तरीके से डिफाइन करना स्टार्ट करना चाहिए जैसे तुम लोग लॉ में करते हो। एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन द सेटलमेंट ऑफ मॉनिटरी आइटम, क्योंकि लोन एक मॉनिटरी आइटम है। मॉनिटरी आइटम का मतलब जिसका वैल्यू पेएबल वैल्यू या रिसीवेबल वैल्यू फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होता है। और ऑन रिपोर्टिंग एन एंटरप्राइजेस मॉनिटरी आइटम एट रेट डिफरेंट फ्रॉम दोस एट व्हिच दे वर इनिशियली रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द पीरियड or reported in previous financial statements should be recognized as income or expenses in the period in which they arise, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पर? अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो AS 11 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट हमें ये बताता है कि अगर हमारा किसी भी तरीके का एक्सचेंज डिफरेंस अराइज हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग कोई मॉनिटरी आइटम को सेटल डाउन करने वाले हैं। तो जो एक्सचेंज डिफरेंस अराइज हो रहा है क्यों होता है? क्योंकि ट्रांजैक्शन डेट पे डॉलर का वैल्यू या कोई भी फॉरेन करेंसी का वैल्यू और जो उसका सेटलमेंट डेट है उस डेट पे या फिर बैलेंस शीट के क्लोजिंग डेट पे जो वैल्यू है उसमें अगर डिफरेंसेस दिखता है तो हमारा या तो एक्सचेंज डिफरेंस प्रॉफिट या फिर एक्सचेंज डिफरेंस लॉस आता है। तो हम लोग उसे इनकम या एक्सपेंसेस की तरह
द्वारा रिकॉर्ड करते हैं। द एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट आर रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम और एक्सपेंसेस। तो बोल रहा है कि हम लोगों ने जो लोन लिया था, क्योंकि इस क्वेश्चन फिक्स्ड एसेट के लिए लिया था, तो इससे हमारा किसी भी तरीके का इनकम या एक्सपेंसेस मतलब एक्सचेंज डिफरेंस में प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो हम लोग पीएल में दिखा सकते हैं। तो हम लोगों ने लोन इतने का लिया, एक्सचेंज डिफरेंस इतने का आया, तो बोल रहा है एंटायर लॉस ड्यू टू एक्सचेंज डिफरेंस अमाउंटिंग टू 187.50 देयरफॉर शुड बी चार्ज टू पीएल। तो यहाँ पर हमें बोला है कि ये पीएल में चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, द above answer has been given on the basis that company has not exercised the option of capitalized available under para 46A of AS 11। ये para 46A होगा, ठीक है, 46 नहीं होगा। मतलब यहाँ पर कंपनी ने 46 से एबल नहीं किया है, उस हिसाब से हम लोगों ने आंसर दिया है। ठीक है, इफ यहाँ पर एड ऑन कर दो, इफ para 46A is not able, इज नॉट एबल। ठीक है, क्योंकि ये चाहे तो पैरा 46 को एबल कर सकता है क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन है। अब देखो लॉन्ग टर्म है कि नहीं कैसे पता चलेगा, लोन लिया गया था 1 जनवरी को, 31 दिसंबर तक लोन मेरा एज इट इज है, कोई भी रिपेमेंट नहीं हुआ, 1 साल बीत चुका है, यानी ये लोन मेरा लॉन्ग टर्म हो चुका है। अगर लॉन्ग टर्म लोन है तो अगर कंपनी है कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन ही बता रहा है ए लिमिटेड तो कंपनी है, तो ये पैरा 46A भी एबल कर सकता है। अगर पैरा 46 से एबल करेगा तो एक्सचेंज डिफरेंस को एसेट के वैल्यू में कैपिटलाइज्ड करेगा, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। However, if the company opts to avail benefit given in para 46A, then nothing is required to be done since the company has done the correct treatment। बोल रहा है कि क्योंकि कंपनी ने करेक्ट ट्रीटमेंट किया है तो हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। मतलब क्या हुआ हम बताते हैं, देखो यहाँ पर कंपनी ने क्या ट्रीटमेंट किया है ना, वो हमें बताया है। देखो, द एंटायर डिफरेंस इन फॉरेन एक्सचेंज हैज बीन कैपिटलाइज्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ दिस ट्रांजैक्शन वुड बी अकाउंटेड फॉर। अगर सारे एक्सचेंज डिफरेंस को कैपिटलाइज्ड कर दिया जाए तो क्या इन्होंने सही किया है ए लिमिटेड ने? हाँ बिल्कुल सही किया है। कैपिटलाइज्ड करने का मतलब पैरा 46 से एबल किया है। और हमें पूछा था इसके अलावा क्या हम लोग कर सकते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ दिस ट्रांजैक्शन वुड बी अकाउंटेड फॉर। ठीक है, तो हम लोग अगर एंटायर डिफरेंस को कैपिटलाइज नहीं करते हैं तो क्या कुछ और कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हम लोग उसको पीएल में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख के क्लोज करेंगे। ये चीज जो लिखा हुआ है as para 46A is if para 46A is not able। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ये देखो तुम लोगों यहाँ दिया हुआ है, हम लिखवा नहीं रहे, तुम लोग यहाँ से पढ़ के अपने कॉपी में लिख लेना। देखो क्या बोला है कि ये आंसर जो है इस बेसिस पे हम लोगों ने दिया है कि पैरा 46 से नहीं लिया गया है। इफ कंपनी ऑप्ट्स टू अवेल द बेनिफिट गिवन इन पैरा 46A देन नथिंग टू रिक्वायर्ड। ये बात क्यों बोला है? क्योंकि कंपनी ने कैपिटलाइज्ड किया है, ये पता है। मतलब सीधा बात है, अगर इसको हम लोग लिखना ही चाहे तो ऐसे लिखेंगे, इफ द कंपनी ऑप्ट्स para 46A then nothing is required since the company has done the correct treatment। कंपनी ने पैरा 46A के अकॉर्डिंग करेक्ट ट्रीटमेंट ही कर रखा है, दैट इज कैपिटलाइज्ड द एसेट। कंपनी ने एसेट को कैपिटलाइज्ड कर रखा है। कंपनी को एसेट को कैपिटलाइज करना चाहिए अगर पैरा 46 से अवेल करता है, तो वो तो कंपनी ने कर रखा है, तो फिर दोबारा से और क्या करें। ठीक है, तो कंपनी अगर पैरा 46 से अवेल करती है तो कंपनी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, उस बेसिस पे उसने वो ट्रीटमेंट कर रखा। और अगर नहीं करती है तो क्या कर सकती है, जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, नहीं करती है तो फिर पीएल में जाएगा। ठीक है, जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। तो इलास्ट्रेशन 8 भी हम लोगों ने किया। अब इलास्ट्रेशन 7 ये हम लोग तभी कर सकते हैं, अब हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। देखो लास्ट दिन हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था ना, ये आज अभी जाके हम लोग का कंप्लीट हुआ। मतलब ये जो 3 पॉइंट मैंने तुम लोग को बताया था कि हमें पढ़ना है, जिसमें से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब हमें पढ़ना है ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट बी। तो देखो पॉइंट बी का क्या
अच्छा, पहले इस पे जो नोट्स है वो लिख, पहले लिखना पड़ेगा फॉरेन ऑपरेशन। फॉरेन ऑपरेशन दो तरीके का हो, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल। ठीक है, अब ये इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल का मतलब क्या है? देखो, ये थोड़ा सा ब्रांच से रिलेटेड बात है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक हेड ऑफिस है और बाकी ब्रांचेस है, ऐसा हो सकता है आराम से। ठीक है, अगर किसी का बिजनेस बड़ा है तो वो उसको फैलाने के लिए अलग अलग जगह पे ब्रांच ओपन कर सकता है। अब ब्रांच जो है मेनली दो तरीके का होता है, बेसिकली तीन तरीके का होता है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और फॉरेन। जो फॉरेन ब्रांच है वो हमारा इंडिपेंडेंट ही होता है। इंडिपेंडेंट किस कंसेप्ट में होता है? अगर कोई भी ब्रांच अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद बना सकता है, मतलब अपना अकाउंट्स अगर खुद बना सकता है तो वो डिपेंडेंट है। और अगर अपना अकाउंट्स बनाने के लिए वो हेड ऑफिस पे डिपेंड करता है, मतलब हेड ऑफिस उसका अकाउंट बनाता है, तो वो डिपेंडेंट है। ठीक है, ब्रांच अगर अपना अकाउंट्स खुद रेडी कर सकता है, ठीक है, जो रेडी कर रहा है अपने अकाउंट्स को वो अगर खुद कर रहा है, ब्रांच खुद ही कर रहा है, तो वो डिपेंडेंट है। ठीक है, और अगर ब्रांच खुद नहीं कर पा रहा है, वो इतना ही छोटा है कि उसका काम हेड ऑफिस कर देता है, कौन सा काम? अकाउंट्स मेंटेन का, तो फिर हम लोग उस तरीके के ब्रांच को बोलते हैं डिपेंडेंट वाला ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस वो सारे ब्रांच पे होता है जो डिपेंडेंट ब्रांच होता है। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन वो सारे ब्रांच पे होता है जो इंडिपेंडेंट ब्रांच होता है। ठीक है, तो नॉन इंटीग्रल का मतलब इंडिपेंडेंट ब्रांच, इंटीग्रल का मतलब हो गया डिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, अब देखो इस पे हम लिखवा देते हैं जो मतलब डेफिनेशन एस 11 से हमें मिला हुआ है, तो इसमें लिखो इट इज फॉरेन ऑपरेशन comma the activities of which are integral part of those of the reporting enterprise. Full stop. The business of E4 is carried on as if it were an extension of the reporting enterprise operation. ठीक है, देखो क्या लिखा है मैंने, इट इज फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है, तो ये देखो वो तो ऊपर ही लिखा हुआ है फॉरेन ऑपरेशन, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, ये फॉरेन ऑपरेशन है। ठीक है, मतलब देखो नॉर्मली ये तभी एप्लीकेबल होता है, ये सभी फॉरेन ब्रांचेस पे होगा। फॉरेन ब्रांचेस या तो ईफो पैटर्न का होगा या तो नीफो पैटर्न का होगा। मतलब फॉरेन ब्रांच है और वो पूरा पूरी डिपेंडेंट है, मतलब बड़ा है। ठीक है, जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स पे जो है हम लोग पूरा डिपेंड नहीं होते हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन हम लोग बचपन में एक सर्टेन टाइम तक पेरेंट्स के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड होते हैं, धीरे धीरे वो डिपेंडेंसी कम होता है, उसके बाद हम लोग इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं हमारा अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही फॉरेन में जो ब्रांच है वहां पर ईफो सिस्टम भी हो सकता है, नीफो भी हो सकता है। ईफो का मतलब इट इज फॉरेन ऑपरेशन द एक्टिविटीज ऑफ विच, मतलब
फॉरेन में कोई एक ब्रांच है जिसका सारा एक्टिविटी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दोज ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का मतलब हेड ऑफिस, मतलब बोल रहा है ये एक ऐसा फॉरेन ऑपरेशन है जहां पर जो भी एक्टिविटी होता है उसका वो क्या है, हेड ऑफिस का वो इंटीग्रल पार्ट है, मतलब वो हेड ऑफिस भी उसमें दिमाग लगाएगा, ठीक है। मतलब ये जो है ये खुद अपना काम खुद से नहीं कर सकता है, हर एक छोटे मोटे बात पे हेड ऑफिस से पूछता है, तो उसका ईफओ कैटेगरी में आता है। It is foreign operation, the activity of which are integral part of those of the reporting enterprise. The business of EFO is carried on as if it were an extension of the reporting enterprise operations. ठीक है, मतलब ये ईफो में जो भी एक्टिविटीज होता है वो इस तरीके से सोचा जाता है कि वो हेड ऑफिस का ही एक हिस्सा है, ठीक है, वो हेड ऑफिस का ही एक हिस्सा है, तो इसीलिए हेड ऑफिस को ही ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉन इंटीग्रल है मतलब नीफो है तो उसमें क्या होगा, तो इसमें लिखो इट इज अ फॉरेन ऑपरेशन it is a foreign operation that is not an integral operations। ये कोई इंटीग्रल ऑपरेशन नहीं होता है, मतलब हेड ऑफिस से ये ज्यादा कुछ पूछताछ नहीं करता, ये अपना काम खुद कर सकता है। द बिजनेस ऑफ नीफो is carried on in subsequently independent way by accumulating cash and other monetary item incurring expense, generating income and arranging borrowing in its own local currency। बताते हैं क्या लिखा है। अगर मेरा जो फॉरेन ब्रांच है वो नीफो पैटर्न का है, मतलब काफी रेस्पॉन्सिबल है, खुद का काम खुद कर सकता है, हर चीज में हेड ऑफिस को पूछताछ नहीं करता है। इट इज अ फॉरेन ऑपरेशन दैट इज नॉट एन इंटीग्रल ऑपरेशन। इंटीग्रल का मतलब हेड ऑफिस के साथ जुड़ा हुआ, यहाँ पर जैसे था इंटीग्रल पार्ट ऑफ, मतलब ये इतना ही छोटा है कि हर बात पे जो है हेड ऑफिस को अपना पार्ट बना लेता है, इंटीग्रल पार्ट बनाता है, जबकि ये नहीं बनाता। The business of NIFO is carried on in subsequently independent way। ये independently अपना काम कर सकता है, जैसे कि कैश एक्यूमुलेट करने से लेके किसी भी मॉनेटरी आइटम को इनकर करना, अपना एक्सपेंस पे करना, इनकम जनरेट करना, अगर कोई लोन का अरेंजमेंट का जरूरत हो वो अरेंज करना, ये सारे काम वो खुद कर सकता है। जहां पर जिस फॉरेन कंट्री में क्यों ना ये फॉरेन ब्रांच हो, वो अपना सारा काम खुद कर सकता है वहां के फॉरेन करेंसी के बेसिस पे, ठीक है। ये हर बात के लिए हेड ऑफिस को पूछताछ नहीं करता है। लेकिन फॉरेन में ब्रांच है तो वो वैसे तो थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन अगर कोई भी डिसीजन लेना हो, अपना कोई भी डिसीजन लेना हो तो हेड ऑफिस से पूछ के अगर लेता है तो वो ईफो, और अगर खुद का डिसीजन खुद ले सकता है तो वो नीफो, ठीक है। वैसे फॉरेन ब्रांच का मतलब ही इंडिपेंडेंट ही होता है, क्योंकि फॉरेन ब्रांच कभी एटलीस्ट स्टॉक ट्रांसफर ये सब कैटेगरी में डिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि फॉरेन
कंट्रीज में जल्दी जल्दी स्टॉक वगैरह भेजना उतना आसान नहीं होता है। तो मेनली यहाँ पर डिसीजन का बात हो रहा है कि जैसे कोई लोन लेना है, कोई सेल परचेज का बात है, तो ये हर चीज में पूछ पूछ के करता है। और ये जो है ये बिना पूछे खुद ही अपना डिसीजन ले सकता है, मतलब इसके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स काफी अच्छा है। इसके पास नहीं है, इसको जो भी डिसीजन लेना होता है वो हेड ऑफिस को पूछ लेता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर बेसिस करके हमारा रिकॉर्डिंग कैसे होगा एक्सचेंज रेट का, देखो क्योंकि फॉरेन में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये फॉरेन ब्रांच चाहे इफो कैटेगरी का हो चाहे नीफो कैटेगरी का हो, एट द एंड ऑफ ईयर वो अपना सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसने बनाया होगा वो उसने भेजा होगा अपने हेड ऑफिस को। लेकिन वो कौन से करेंसी में भेजेगा, जिस करेंसी में वो ट्रांजैक्शंस करता है। लेकिन हेड ऑफिस को तो अपना एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, जहां पर वो हर एक ब्रांच का डेटा रिकॉर्ड करेगा, डोमेस्टिक ब्रांच का भी फॉरेन ब्रांच का भी। अब एक स्टेटमेंट में इंडियन करेंसी भी रहेगा, कोई और करेंसी भी रहेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे इंडियन करेंसी को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, सॉरी फॉरेन करेंसी को ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंडियन करेंसी में। तो उसका कुछ रूल्स है कि अगर इफो हुआ तो कब कौन सा रेट लेना है, नीफो हुआ तो कब कौन सा रेट लेना है। तो उसका हम तुम लोग को डिटेल्स लिखवा रहे हैं, तो लिखो फॉरेन ऑपरेशन। फॉरेन ऑपरेशन सबसे पहले यहाँ पर लिखो, अगर इफो हुआ तो क्या होगा, अगर नीफो हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर एक्सपेंस या इनकम टाइप का आइटम है फॉरेन ऑपरेशन में और ब्रांच मेरा इफो सिस्टम का है, तो फिर क्या होगा इस केस में एक्चुअल रेट, इसमें भी एक्चुअल रेट, यहां पर इफ नॉट देन एवरेज रेट। बताते हैं ये क्या, इसमें भी लिखो इफ नॉट देन एवरेज रेट, ठीक है। तो देखो ये मैंने क्या लिखा कि अगर इनकम या एक्सपेंस कुछ भी रिकॉर्ड करना है मुझे, ठीक है, मतलब हेड ऑफिस को जब अपने फॉरेन ब्रांच का अगर ईफो है उसका एक्सपेंस या इनकम को इंडियन करेंसी में रिकॉर्ड करना है, या नीफो है उसके एक्सपेंस या इनकम को अगर इंडियन करेंसी में रिकॉर्ड करना है, तो जिस दिन ये इनकम या एक्सपेंस हुआ था उस दिन का ट्रांजैक्शन रेट ले लेना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में उस दिन का ट्रांजैक्शन रेट नहीं रहेगा तो हमें एवरेज रेट लेना पड़ेगा। अब ये एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, वो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करके, वो जब क्वेश्चन आएगा तो हम बता देंगे। लेकिन हम लोग को हमेशा क्वेश्चन में यही फॉलो करना पड़ेगा, एवरेज रेट, ये हमें नहीं करना पड़ेगा। उसका लॉजिक भी बता दे क्यों, क्योंकि देखो अगर मुझे हर एक ट्रांजैक्शन का चाहे वो इनकम हो एक्सपेंस हो, मुझे अगर एक्चुअल रेट को फॉलो करना है, जैसे देखो मैंने मान लो मेरा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उनको सैलरी दे रहा है, ठीक है, तो हर मंथ सैलरी दे रहा है, या फिर हर पर डे सेल परचेज हो रहा है, तो पर डे सेल परचेज हो रहा है, डॉलर का रेट चेंज होते जा रहा है, तो सोचो कितने सारे एक्सचेंज रेट हो जाएंगे अगर मुझे एक्चुअल रेट पे कैलकुलेट करना है। एक दिन में मान लो मेरा जितना भी सेल हुआ 365 डेज में कितना सारा सेल परचेज हो सकता है, तो उतने सारे एक्सचेंज रेट हो जाएंगे एक्चुअल रेट अगर लेंगे। तो क्वेश्चन तो मेरा सिर्फ एक्सचेंज रेट के डेटा से ही भर जाएगा। इसीलिए कभी भी हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कभी एक्चुअल रेट हमें नहीं मिलता है, हम लोग हमेशा एवरेज रेट को फॉलो करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज रेट इतना सारा होगा कि पूरा क्वेश्चन उसी रेट से भर जाएगा, काफी सारा हो सकता है, बिकॉज 365 डेज में कितने एक्सपेंस और इनकम के ट्रांजैक्शन होंगे उसका कोई जो है मतलब खत्म नहीं होगा गिन के, ठीक है। इसीलिए फिर यहाँ पर हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक है तो फिर मुझे कौन सा रेट लेना चाहिए, अगर इफो है तो ओपनिंग रेट, और अगर नीफो है तो भी ओपनिंग रेट। फिर थर्ड नंबर क्लोजिंग स्टॉक अगर है तो कैसे रिकॉर्ड हो, अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो उस केस में एक्चुअल रेट इफो के केस में, लेकिन एक्चुअल रेट मैंने बोला नॉर्मली
वैसे क्लोजिंग स्टॉक का एक्चुअल रेट ले सकते हैं जिस दिन क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया उस दिन का, क्योंकि वहां पर मल्टीपल रेट नहीं आएगा अगर क्वेश्चन में हुआ तो, अगर नहीं हुआ इफ नॉट देन क्लोजिंग रेट। अच्छा, इसमें क्लोजिंग रेट। फोर्थ नंबर, फिक्स्ड एसेट एक्चुअल रेट, यहाँ पर क्लोजिंग रेट। ये रूल्स है, ठीक है, एस ने जो रूल्स बताए वही हम लिख रहे हैं, ये हम लोग को याद करना पड़ेगा, हम बता देंगे कैसे याद होगा, आसानी से याद। मॉनिटरी आइटम, अगर मॉनिटरी आइटम हुआ लाइक डेटर, क्रेडिटर, इस तरीके का चीज, बीपी, बीआर, ठीक है। मॉनिटरी आइटम क्या है ये तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, फिर भी मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर अगेन लिख दिया। उस केस में क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट। सिक्स्थ नंबर, गुड्स सेंट टू हेड ऑफिस, या फिर हेड ऑफिस का कोई बैलेंस अगर दिख रहा है, एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट। सेवेंथ नंबर, एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस जो आएगा उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अगर ईफो है तो पीएल में, और अगर नीफो है तो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। ठीक है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। अब ये चीज समझ में तभी आएगा जब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि ये कैसे अप्लाई होता है। तो उसके लिए हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। देखो, ए बिजनेस हैविंग द हेड ऑफिस इन कोलकाता, हेड ऑफिस कोलकाता में है मतलब इंडिया में हैज ए ब्रांच इन यूके, यानी फॉरेन ब्रांच हो गया। फॉरेन ब्रांच का मतलब ब्रांच फॉरेन में होगा, हेड ऑफिस इंडिया में होगा। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच, ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है, कौन से ब्रांच का, मतलब यूके में जो है, जो इंडिया के बाहर है, ठीक है। तो मशीन, डेटर, ऐसे करके हमें ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस का डेटा दे दिया है, ठीक है। तो अब हमें क्या दिया है नीचे, देखो ट्रायल बैलेंस के नीचे जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है, यहाँ भी वैसे ही दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच दिया हुआ है, ठीक है, और दिया हुआ है डेप्रिशिएशन। प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस आफ्टर बीन कन्वर्टेड इन इंडियन रुपीज, हमें इस ट्रायल बैलेंस को फिर से रेडी करके दिखाना है, और क्यों दिखाना है, क्योंकि हमें इसको इंडियन रुपीज में ट्रांसफर करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक्सचेंज रेट दे दिया है पाउंड का, ठीक है, क्योंकि यूके का था, तो यूके में जो मतलब करेंसी यूज होता है उसको पाउंड बोलते हैं। तो अलग अलग डेट पे हमें पाउंड का जो है रेट बता दिया है। 1 अप्रैल को इतना 2001, 1 अप्रैल 2003, 31 मार्च 2004, ये सब का यूज कैसे करना है अभी देखो समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस को फिर से बनाएंगे, तो हमें फिर से ट्रायल बैलेंस को रीराइट करना पड़ेगा। चलो हम लोग पहले ट्रायल बैलेंस को रीराइट करते हैं, कैसे करेंगे, जैसे तुम लोग कभी ट्रायल बैलेंस बनाते हो वैसे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ट्रायल बैलेंस हम टीवी लिख देते हैं थोड़ा शॉर्ट में, ठीक है। ट्रायल बैलेंस ऑफ फॉरेन ब्रांच converted into Indian rupees on 31st March, डेट कौन सा दिया है 2000, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में क्या क्या कॉलम होता है, एक होता है पर्टिकुलर्स, दूसरा डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा इस डेबिट क्रेडिट के वैल्यू को जो हमें गिवन है, तो कन्वर्जन का बेसिस, कन्वर्जन बेसिस
फिर से डेबिट क्रेडिट रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो है ये हमारा पाउंड में दिख रहा है, ठीक है, पाउंड, ये देखो ये पाउंड में दिखेगा, पाउंड का साइन ऐसे होता है, ई जैसे, ऐसे होता है, ठीक है, पाउंड का साइन, तो मैंने वैसे लिख दिया। अच्छा, अब इसके नीचे नीचे हम लोग लिखते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला आइटम है हम लोग का मशीन डेटर, ठीक है। सबसे पहले हम सिर्फ आइटम का नाम लिख रहे हैं, जैसे कि मशीन, उसके बाद डेटर। अच्छा, मशीन का वैल्यू भी लिख लेते हैं 5000 जो है यूएस डॉलर, 1600 उसके बाद वाला, और ये सब डेबिट है, देख देख के लिखना है और कुछ नहीं, काफी आसान है, ठीक है। डेटर के बाद ओपनिंग स्टॉक 400, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस ये है 6100। अच्छा, इसके बाद तुम लोग सोचोगे मैंने ये नीचे का नहीं लिखा, रिकॉर्डेड इन हेड ऑफिस एज 4 लाख, क्योंकि इंडियन करेंसी मुझे बता दिया है। बताएंगे इसका यूज कैसे होगा। पहले हम लोग जो यूएस डॉलर है सिर्फ उस पर रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स क्रेडिट साइड में 20,000, ये लेकिन रुपीज नहीं है, ये सब वही फॉरेन करेंसी होता है, यहाँ पर हो गया 20,000 सेल्स, ठीक है। अच्छा, सेल्स के बाद परचेज वेजेस सैलरीज कैश, परचेज वेजेस सैलरीज और कैश। अच्छा, इसका वैल्यूज देखते हैं। परचेज वेजेस सैलरीज कैश 10,000, 1,000, 1,200, 3,200। अच्छा, 10,000 सेल्स नहीं, परचेज से 10,000, 1,000, 1,200, ये 1,000, ये 1,000, 1,200, और कैश जो है वो है हम लोग का 3,200। अच्छा, इसके बाद है रेमिटेंस टू हेड ऑफिस और हेड ऑफिस अकाउंट क्रेडिटर। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस अकाउंट और क्रेडिट, वैल्यूज को देख लेते हैं। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस 2900, हेड ऑफिस का अकाउंट 7400, और ये 4,000, ये 7400 और ये हम लोग का हो गया 4,000, ठीक है, ये हम लोग का हो गया 4,000। ये हम लोग को गिवन था, हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्जन करेंगे? जो रूल्स है उसको फॉलो करके। तो मशीन हम लोग का फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट का रूल्स क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये पता करो कि ये ईफो है कि नीफो, तभी हम लोग कर सकेंगे, ठीक है। अब ईफो है कि नीफो कैसे पता करेंगे? यहाँ पर हम लोग को देखो कुछ बताया नहीं है, कि यहाँ पर कोई ऐसा हिंट्स नहीं है कि हम लोग समझ सके कि ये ईफो होगा कि नीफो होगा। लेकिन एक जो है वो तरीका है फिक्स्ड एसेट का परचेज। देखो, फिक्स्ड एसेट हमारा पहला आया तो फिक्स्ड एसेट में अगर हमारा ये क्वेश्चन ईफो का होगा तो एक्चुअल रेट में रिकॉर्ड होगा, अगर नीफो का होगा तो क्लोजिंग रेट में। तो एक्चुअल रेट का मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन का रेट, एक्चुअल का मतलब होता है। तो फिक्स्ड एसेट का परचेज का यहाँ पर हमें ना एक्सचेंज रेट दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है, 1/4/2001 का एक्सचेंज रेट दिया हुआ है। इसी दिन को फिक्स्ड एसेट परचेज हुआ था। कैसे पता चला? ये देखो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, परचेज्ड ऑन 1/4/2001। तो क्योंकि फिक्स्ड एसेट का परचेज डेट का रेट हमें दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट का परचेज डेट का रेट यानी एक्चुअल रेट हमें गिवन है, तो हम लोग ये असम्पशन लेंगे कि ये हम लोग का ईफो टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए एक्चुअल रेट हमें दिया हुआ है। नहीं तो क्यों देता? अगर हमें ये नीफो में करना होता तो वो क्लोजिंग रेट पे जाता, ठीक है। तो इसीलिए इसको हमें असम्पशन लेना पड़ेगा। ये पीछे लिखवा देते कि ये हम लोग का ईफो का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एज्यूम टू बी IFO as fixed asset purchase day rate, जिस दिन परचेज हुआ इज गिवन, क्योंकि दिया हुआ, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मानेंगे कि ये हम लोग का जो है ईफो का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मशीन, क्योंकि मेरे पास जो है रेट अवेलेबल है परचेज डेट का 1/4/2001 का, क्योंकि ईफो है तो फिर हमें $61 में
इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा 61 के बेसिस पे। तो कन्वर्जन में लिखेंगे यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट रेट, ट्रांजैक्शन रेट ये लिख देते हैं। डॉलर मतलब ₹61, बेसिकली 61 लिखने से ही पता चलेगा ये रुपीज ही होगा। तो $1 तो $5 नहीं, ये जो है यूके का जो है वो बता रहा है, ठीक है, यूके डॉलर। तो फिर ये हो गया 5000 इंटू 61 हो जाएगा, ठीक है, 3,05,000। डेबिट आइटम है तो डेबिट साइड में इसका रुपीज का आंसर हमें लिखना पड़ेगा, बस ऐसे करना। फिर डेटर, डेटर हम लोग का क्या है, डेटर हम लोग का एसेट है, ठीक है, करंट एसेट है। तो डेटर मॉनिटरी आइटम है, मॉनिटरी और ईफो है, तो क्लोजिंग रेट लेना पड़ेगा। क्लोजिंग रेट मतलब जिस दिन बैलेंस शीट बंद हो रहा है उस दिन का, जिस दिन बैलेंस शीट बंद हो रहा है, सॉरी, जिस दिन हम लोग का फाइनल अकाउंट क्लोज हो रहा है, मतलब मुझे यहाँ पर कौन सा रेट लेना है, क्लोजिंग रेट लेना है। तो क्लोजिंग रेट कौन सा है, चलो देखते हैं। 31 मार्च 2004 जो है वो मेरा क्लोजिंग रेट है 67, क्योंकि उसी दिन तो ट्रायल बैलेंस बना है। तो क्लोजिंग रेट हो गया 67, 67 इंटू 1600, 1,07,200 हो गया, ठीक है। फिर देखेंगे कि हम लोग का ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक ईफो का रूल्स क्या है, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पे जाएगा। ओपनिंग रेट कौन सा होगा, अगर क्लोजिंग रेट मेरा 31 मार्च 4 है तो ओपनिंग 1/4/2003 होगा, यानी कि 63। तो ओपनिंग रेट 63, तो यहाँ पर लिख देते हैं ओपनिंग रेट 63, ठीक है। तो 63 इंटू 400 देखते हैं कितना, तो ये हो गया 25,200। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद गुड्स रिसिप्ट फ्रॉम हेड ऑफिस, ये देखो इसका यहाँ पर देखोगे गुड्स रिसिप्ट फ्रॉम हेड ऑफिस मुझे एक्चुअल वैल्यू दे दिया है। हेड ऑफिस ने 4,02,000 में रिकॉर्ड किया था, क्योंकि हेड ऑफिस ने जब स्टॉक अपने फॉरेन ब्रांच को भेजा था, जो कि ईफो पैटर्न का काम करता है, तब हेड ऑफिस को पता था, उसने इंडियन करेंसी का 4,02,000 का स्टॉक ट्रांसफर किया था। जो ब्रांच ने ऐसे रिकॉर्ड करके दिखाया उनके वहां के करेंसी का, तो हमें तो एक्चुअल पता ही है, तो हमें यहाँ पर कुछ ट्रांसफर करना नहीं है। जिसका हमें वैल्यू पता होता है रुपीज में, तो हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4,02,000, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा यहाँ पे 4,02,000, और इसको लिखेंगे क्या बेसिस में, एक्चुअल जो डेटा था उसके बेसिस पे किया। फिर सेल्स, ठीक है, तो सेल्स हम लोग का क्या है, सेल्स हम लोग का इनकम है। तो ईफो अगर है तो एक्चुअल रेट लेना है, जिस दिन वो सेल हुआ उस दिन का रेट, लेकिन ये सेल में तो पूरे साल का सेल रिकॉर्डेड है, तो हर एक सेल का एक्चुअल रेट तो हमें पता नहीं है, तो हमें एवरेज रेट लेना है। तो मैंने पहले ही बताया था ऐसे टॉपिक हमारा एवरेज रेट से ही बनता है। तो पहले एवरेज रेट निकालेंगे। एवरेज रेट कैसे निकलता है, ओपनिंग ईयर का ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ईयर का ओपनिंग देखो क्या है 63 और क्लोजिंग है 67। ये देखो 63 और 67, 63 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 130 बाई 62 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 65। तो हमें 65 एवरेज रेट मिल गया, उससे मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सेल्स कैसे रिकॉर्ड होगा, एवरेज रेट पे, जो कि है मेरा 65, ठीक है। अब 65 इंटू 20,000, ये कितना हो जाएगा, 65 इंटू 20 13 हो जाएगा, मतलब 13 लाख आ जाएगा क्रेडिट साइड। अच्छा, इसके बाद क्या दिया है देखो, परचेज, वेजेस, सैलरी, ये तीनों लगातार एक्सपेंस है, और इनकम एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड होता है, एवरेज रेट पे, ठीक है। तो ये सभी मेरा सेम रेट आ जाएगा, मतलब डॉट डॉट मैंने लिख दिया, तुम लोग पूरा लिख लेना, एवरेज रेट, ये भी मेरा एवरेज रेट, ठीक है। तो ये भी 65 से रिकॉर्ड होगा, लेकिन डेबिट साइड में। तो ये हो जाएगा मेरा 6,50,000, ये 65 से, ये भी 65 से होगा 65,000। उसके बाद ये भी 65 से होगा, 12 इंटू 65 देखते हैं कितना, ये हो गया 7,80,000, 78,000, 780 और 20, 78,000, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद बोला है कैश, कैश का मतलब हो गया हम लोग का मॉनिटरी आइटम। तो मॉनिटरी आइटम क्लोजिंग रेट पे होना चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग रेट है 67, तो यहाँ पर लिखते हैं क्लोजिंग रेट 67, 67 इंटू 3200,
2,14,400, ये हम लोग का 2,14,400। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस ये भी हमें पता होगा, हेड ऑफिस ने जरूर रिकॉर्ड किया होगा अपने बुक्स में। देखो 1,91,000 से, ठीक है। तो एक्चुअल डेटा हमारे पास है 1,91,000, और हेड ऑफिस जो है, हेड ऑफिस अकाउंट, तो हेड ऑफिस का भी देखो दिया हुआ है 4,90,000, तो ये इधर आ जाएगा 4 लाख। ये एक्चुअल लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट साइड में 4 लाख नहीं, 4,90,000, 4 लाख। और ये वाला क्रेडिटर, क्रेडिटर जो है ये हम लोगों का जो है मॉनिटरी आइटम है, तो क्लोजिंग रेट जाना चाहिए, तो क्लोजिंग जो कि 67 है, 67 इंटू 4,000 क्रेडिट साइड में जाए, 3 जीरो तो होगा, 2,68,000, ठीक है। अब हमें ट्रायल बैलेंस को टोटल करना है। जब टोटल करोगे तो एक्सचेंज डिफरेंस आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर करेंसी को चेंज किया, किसी को 61 से रिकॉर्ड किया, किसी को 67, तो दोनों साइड मैच नहीं होगा। जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सचेंज डिफरेंस, ठीक है। जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सचेंज डिफरेंस, ठीक है। तो जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सचेंज डिफरेंस, ठीक है। और उसको हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। जिधर आएगा उधर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं 13 लाख और 4 लाख कितना होगा। 4,90,000 है, प्लस 2,68,000, 20,58,000, ठीक है। तो हम एक बार यहाँ पर ऐसे ही लिख लेते हैं, किधर ज्यादा आएगा वो तो मुझे भी नहीं पता। 20,58,000, बाकी इधर चेक करते हैं। 1,91,000 प्लस 2,14,400 प्लस 78,000 प्लस 65,000, 6 लाख 50, 4 लाख 2, 25,200, 3 लाख 5, 20,37,800, ठीक है। तो एक्सचेंज डिफरेंस मेरा डेबिट साइड में आ रहा है, देखते कितना आ रहा है। 20,200 आ रहा है, मतलब इधर आ रहा है एक्सचेंज डिफरेंस, इधर आ रहा है 20,200, और टोटल हम लोग का दोनों साइड होना चाहिए 20,58,000। इधर आया था, इधर भी अगर 20,58,000 मुझे रिकॉर्ड करना है तो एक्सचेंज डिफरेंस को मुझे इतना रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये मेरा इतने का एक्सचेंज डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो ट्रांसलेट करना अपने ट्रायल बैलेंस को, उसका मतलब ये होता है, ठीक है। लेकिन रूल्स जो है वो फॉलो करना पड़ेगा कि कब कौन सा डेटा किस तरीके से रिकॉर्ड होगा। सबसे पहले ईफो है कि नीफो वो देखना है, उसके बाद रिकॉर्डिंग। अब रहा बात कि हम लोग इतने सारे रेट को याद कैसे करें, तो देखो सिंपल सा कुछ ट्रिक अगर तुम लोग देखोगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे देखो एक्चुअल रेट कहीं भी क्यों ना लिखा हुआ हो, जो आइटम बहुत बार ट्रांजैक्शंस होता है, जैसे कि एक्सपेंस इनकम बार बार ट्रांजैक्शंस होता है, तो उसमें एक्चुअल रेट तो वैसे भी यूज नहीं होगा, ठीक है। मतलब ईफो हो या नीफो, इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा एवरेज रेट पे। फीफो ईफो हो या नीफो, इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा एवरेज रेट पे। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पे, इस तरीके से याद रख सकते हो। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट, इनकम एक्सपेंस एवरेज रेट, दोनों का बराबर है। क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग रेट दोनों ही केस में है, लेकिन ईफो में अगर एक्चुअल रेट मिल जाता है, जो कि अगर मिल जाए तो फिर हमें एक्चुअल रेट पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये याद रखना है। फिक्स्ड एसेट का जिस दिन ट्रांजैक्शंस हुआ वो रेट पता है तो एक्चुअल, अगर नहीं पता है तो क्लोजिंग। मॉनिटरी आइटम का क्लोजिंग दोनों में ही गुड सेंड करते हैं तो एक्चुअल रेट, और अगर एक्सचेंज डिफरेंस हुआ तो फिर अगर ईफो में आया तो वो पीएल में ट्रांसफर होगा, ठीक है। मतलब अभी जो हम लोग का आंसर आया 20,200, ये हम लोग का पीएल में ट्रांसफर होगा। अगर नीफो में आता तो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में चला जाता, ठीक है, तब वो रिजर्व में चला जाता।
ये हमें पता है। तो ये प्रॉफिट हो या लॉस पीएल में आएगा, और ये जो है ये हम लोग का फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में चला जाएगा। तो थोड़ा सा पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। इनकम एक्सपेंस एक्चुअल रेट पे जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट पे जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग रेट पे जाता है, लेकिन ईफो में एक्चुअल रेट हो सकता है। फिक्स्ड एसेट का ट्रांजैक्शन रेट अगर मिल जाए तो ठीक है, वो ईफो में मतलब ईफो में वही रेट होगा, और नीफो में क्लोजिंग, मॉनिटरी आइटम का क्लोजिंग दोनों में ही गुड सेंड करेंगे तो एक्चुअल रेट पे होना चाहिए। तो थोड़ा तो गो थ्रू करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे याद होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से याद हो जाता है। तो ये देखो, इसी क्वेश्चन को अगर तुम लोग एक बार खुद से करोगे बिना देखे कि कौन सा रेट का क्या जो है मतलब सिग्निफिकेंस है, कौन सा रेट कब लगता है, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तुम लोगों को ब्रांच में भी करना पड़ेगा, सेम कंसेप्ट ब्रांच अकाउंटिंग में। तो ये हम लोग का इलास्ट्रेशन 7 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा अब इधर से हम लोग का बाकी है इलास्ट्रेशन 6, इलास्ट्रेशन 5, 4। ठीक है, 6, 5, 4, बस ये 3 क्वेश्चन बाकी है। 6, 5, 4, 6, 5 और 4, ये 3 क्वेश्चन बाकी है। और ये तीनों का तीनों क्वेश्चन ही मुझे जितना लग रहा है कि ये तीनों का तीनों क्वेश्चन हम लोग का इस कंसेप्ट पे बेस्ड है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये वाला जो हम लोगों ने नहीं सीखा, ये सीख लिया, आज कंप्लीट किया, जो स्टार्ट किया था। ये जो आज हम लोगों ने सीखा, इस पे एक ही क्वेश्चन है। एक्चुअली इस पे ज्यादा क्वेश्चन हमें ब्रांच अकाउंटिंग में मिल जाएगा, वहां प्रैक्टिस करने को मिलेगा, और कंसेप्ट सेम रहेगा वहां भी। और ये जो सी वाला है वो हम लोग जो है अभी नहीं कर पाए, तो ये हम लोग को नेक्स्ट क्लास में करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वो कंसेप्ट विथ इलास्ट्रेशन 3, ठीक है, वो तीनों इलास्ट्रेशन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को ही डील करता है। बाकी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 तीनों ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का है, जिसमें से 6 जो है थोड़ा थियोरिटिकल है, और कुछ यहाँ पर एमसीक्यूज है। ठीक है, ये देखो, बाकी तो सब हम लोगों ने कर लिया हुआ है। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज है 1 से लेके आई थिंक जो है 4 तक। ठीक है, 1 से 4 एमसीक्यूज है, ये हम लोग को करना पड़ेगा। एमसीक्यू जो है 1 से लेके 4, तो थर्ड कंसेप्ट और ये वाला। ठीक है, ये करने से हम लोग का एएस 11 कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का एएस 11 जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिर